हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट से संबंधित भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, मूल अधिकार से संबंधित एक वीडियो साझा किया जा चुका है जिसमें मूल अधिकार की जितनी भी बेसिक जानकारियां थी उसको हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि मूल अधिकार किस भाग में है, मूल अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, मूल अधिकार नकारात्मक है या सकारात्मक है, मूल अधिकार सीमित है या असीमित है, मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 12 और 13 को पढ़े थे। आज हमें वर्तमान में जो कुल 6 मूल अधिकार हैं उनमें से जो पहला अधिकार है आपका समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, उसको पढ़ना है। तो हमें सर्वप्रथम जिस अनुच्छेद को पढ़ना है वह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14। उसके बाद 15 को पढ़ेंगे, फिर 16, 17 और 18 को आज पढ़ना है। तो मेरे साथियों, अनुच्छेद 14 में कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, चाहे वह भारत का नागरिक हो या विदेशी। तो पहले लेटर को लिख लेते हैं, फिर समझने का प्रयास करेंगे कि यह कहना क्या चाहता है। तो आइए पहले हम लिखते हैं कि अनुच्छेद 14 में क्या लेटर है। अनुच्छेद 14 लिखते हैं, राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, चाहे वह भारत का नागरिक हो या विदेशी। यह अनुच्छेद 14 का लेटर है। कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, चाहे वह भारत का नागरिक हो या विदेशी। तो मेरे भाई देखिएगा, इसमें दो लेटर को समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वह लेटर कौन सा है? पहला विधि के समक्ष समता और दूसरा है विधि के समान संरक्षण। यदि यह दो लेटर को आप समझ गए तो अनुच्छेद आसानी से समझ में आ जाएगा कि यह आखिर कहना क्या चाहता है। तो हमको सबसे सर्वप्रथम हम समझते हैं कि विधि के समक्ष समता का क्या मतलब है। विधि के समक्ष समता, तो मेरे भाई सर्वप्रथम इसको जानते हैं कि यह शब्द क्या भारतीय संविधान में किसी देश के संविधान से लिया गया था या भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसे खुद उपज करके इसको जोड़ा था। तो मेरे भाई, विधि के जो समक्ष समता है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। पहले तो यह बात है। दूसरी बात मेरे भाई,
कि ब्रिटेन के एक राजनीतिज्ञ विद्वान थे जिनका नाम था प्रोफेसर डाइसी, और उन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का शासन। उस किताब में लिखा गया था कि राजा हो या तानाशाह, कानून से बड़ा कोई नहीं होगा, सभी कानून के अंदर रहेंगे। और दूसरा वाक्य भी मिलता है, शासन करने वाला भी शासन के अधीन होगा। पहले ये दो शब्द जो है इसको लिख लेते हैं, फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, प्रोफेसर डाइसी। प्रोफेसर डाइसी, और इनकी पुस्तक जो थी वह था रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का शासन, कानून का शासन। और इस किताब में क्या लिखा, दो वाक्य मिलता है जो काफी प्रचलित है, राजा हो या तानाशाह। क्या है, राजा या हो या तानाशाह, राजा हो या तानाशाह, कानून से बड़ा कोई नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। एक और शब्द मिलता है, कहा जाता है शासन करने वाला भी, शासन करने वाला भी शासन के अधीन होगा, शासन के अधीन होगा, अधीन होगा। मेरे भाई, यह एक प्रोफेसर डाइसी की पुस्तक है रूल ऑफ लॉ, और उसमें मिलता है कि राजा हो या तानाशाह, कानून से बड़ा नहीं होगा, सभी कानून के अधीन होंगे। मतलब कानून जो है वह सर्वोच्च हो जाएगा और राजा हो या तानाशाह वह कानून के अधीन हो जाएंगे। दूसरा है शासन करने वाला भी शासन के अधीन होगा, जो शासन कर रहा है वह भी शासन के अधीन होगा। क्या यह बात संभव हो सकता है? तो यह बात संभव नहीं हो सकता है। इसका उदाहरण से यदि हम समझें तो मैं कहूं कि मान लीजिए एक उदाहरण ले रहे हैं कि अकबर के समय में अकबर राजा था और उसकी एक प्रजा भी थी। तो एक साधारण जो जनता यदि मान लीजिए कोई गुनाह कर रहा है और एक राजा गुनाह कर रहा है तो सर्वाधिक कठोर सजा मिलने का प्रावधान किसे हो सकता था? राजा को मिलेगा या प्रजा को मिलेगा? तो आप कहेंगे सर राजा को नहीं मिलेगा, क्योंकि राजा ही सजा सुनाता था। तो राजा जब सजा सुनाता था तो राजा खुद गुनाह करेगा, तो राजा खुद अपने को सजा कैसे देगा? तो इस हिसाब से यह जो राजा हो या तानाशाह कानून से बड़ा होगा, तो यह शब्द क्या है, थोड़ा सा नकारात्मक अवधारणा को विकल्प देता है। दूसरा, शासन करने वाला भी शासन के अधीन होगा, यह भी वाक्य नकारात्मक शब्द देता है। तो इसके अतिरिक्त यदि हम अपने भारतीय संविधान में देखें, इसके अतिरिक्त अपने भारतीय संविधान में मेरे साथियों देखें तो भारत में भी कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिनको कुछ विशेष अधिकार मिलता है जिसमें एक साधारण जनता को नहीं मिलता है। जैसे कि जो भारतीय संसद के 2 सदन हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। और उसमें के जो सदस्य होते हैं उनको सांसद कहते हैं। सांसद जो है मेरे भाई, उन्हें जैसे ही सत्र की शुरुआत होती है वैसे ही सत्र की शुरुआत से 40 दिन पहले और सत्र के समाप्त होने के 40 दिन बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, यह अनुच्छेद 105 में कहता है। जैसे कोई भी सांसद हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी लोकसभा के अध्यक्ष क्यों न हो, यदि अभी कौन सा सत्र स्टार्ट होगा? मानसून सत्र। और जैसे ही मानसून सत्र स्टार्ट होगा 40 दिन पहले और सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद किसी भी सांसद को, किसी भी मंत्री को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है दीवानी मामले में। यह किस अनुच्छेद में है? 105। क्या यह साधारण जनता को ऐसा आपका ऑफर है, ऐसा रूल है, कानून बनाया गया है? ऐसा नहीं है। जबकि अनुच्छेद 361 में कहता है
कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। क्या एक साधारण जनता को, यदि मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं, पुलिस में हैं, दरोगा हैं, या मान लीजिए टीचर हैं, तो क्या आपके नौकरी में यदि कोई ऐसा दुष्कर्म काम कर दिए तो क्या आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 361 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, उसको कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वह प्रतिष्ठित पद है। तो कुछ तो ऐसे अधिकार दिए हैं कुछ पदाधिकारियों को जो एक आम नागरिक को नहीं है। इसलिए यह पूरा जो विधि के समक्ष समता है, यह कैसा अवधारणा देता है? यह नकारात्मक अवधारणा देता है। मेरे भाई, कैसा अवधारणा देता है? नकारात्मक अवधारणा देता है, अवधारणा देता है। पेट में इतना समझ लीजिए, फिर आगे हम लोग जब कंपटीशन में पढ़ेंगे तो और बेहतरीन ढंग से समझेंगे। बस इतना ही समझ लीजिए। जो नेक्स्ट आपका लेटर है वह है विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण। और मेरे भाई, यह जो शब्द लिया गया था, यह लिया गया है आपका अमेरिका के संविधान से। तो कोई पूछे कि विधि के समान संरक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसका अर्थ कोई पूछे तो कहिएगा समान परिस्थिति में समान व्यवहार। समान परिस्थिति में समान व्यवहार और असामान्य परिस्थिति में असामान्य व्यवहार। समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना, इसका क्या है? आपका अर्थ निकलता है। और यह एक अनुपातिक समानता की बात करता है। यह अनुपातिक, अभी इसको पूरा हम डिटेल से समझेंगे। अनुपातिक समानता की बात करता है। समानता, यह अनुपातिक समानता की बात करता है। एकदम साधारण लैंग्वेज में समझिए, बात करता है। तो अगर कोई पूछे कि यह किस देश के विधि के समान संरक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। इसका अर्थ क्या है? समान परिस्थिति में समान व्यवहार, असमान परिस्थिति में असामान्य व्यवहार। और यह कैसा? अनुपातिक समानता की बात करता है। आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए 3 दोस्त हैं। एक गांव में 3 दोस्त हैं और पहले का नाम है रोहन, दूसरे का नाम है सोहन और तीसरे का नाम है मोहन। मान लीजिए रोहन, सोहन और कौन है? मोहन है। रोहन, सोहन और मोहन। यह किसान है। यह क्या है? तीनों किसान हैं। यह भी किसान है, यह भी भाई साहब किसान हैं और यह भी भाई साहब क्या हैं? किसान हैं। और इनके पास मैं कहूँ कि एक बीघा ज़मीन है। कितना बीघा ज़मीन है? 1 बीघा ज़मीन है। इनके पास कितना बीघा ज़मीन है? 2 बीघा ज़मीन है। और इन भाई साहब के कितने पास ज़मीन है? तो कह दूं कि 1000 बीघा ज़मीन है। इसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कोई सरकार योजना ले आती है। योजना के तहत, आपकी योजना के तहत 5 किलो गेहूं देती है, 2 किलो चीनी देती है और 1 केजी दाल देती है। अगर इन योजना में यह है कि सरकार एक योजना ले आती है जिसमें 5 किलो गेहूं, 2 किलो चीनी, 1 केजी आपका दाल देती है, तो मैं बोलूं कि भाई साहब यह बताइए कि इन तीनों में से इस योजना का लाभ सर्वप्रथम किसे मिलना चाहिए? तो सर्वप्रथम कहेंगे कि सर देखिए, इस योजना का लाभ तो कहेंगे तो इस व्यक्ति को पहले मिलना चाहिए। अगर मैं कहूं कि इन तीनों में से चूज करिए कि 2 कौन ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको यह योजना का लाभ मिलना चाहिए, तो कहेंगे कि सर रोहन और सोहन में ज़्यादा जमीन का फर्क नहीं है तो इनको दे देना चाहिए। मैं कहूं कि तीनों में से बताइए क्या तीनों को मिल सकता है क्या? तो कहेंगे सर जी मोहन को यह 5 किलो गेहूं दे के क्या करेंगे? वैसे उसके पास 1000 बीघा जमीन है। तो इससे उदाहरण से हमें क्या मिलता है कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना। इन दोनों का जो
परिस्थिति है, जो स्थिति है लगभग सेम है, जबकि मोहन भाई साहब का जो स्थिति परिस्थिति है वह इन दोनों के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मतलब यह समान है और यह असामान्य है। तो समान परिस्थिति वाले व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, असमान परिस्थिति वाले व्यक्ति के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा। मतलब क्या है, यह किस समानता की बात करता है, तो यह अनुपातिक समानता की बात करता है। अनुपात में समानता हो सकता है कि इनको भी किसी योजना का लाभ मिलेगा तो मिल सकता है, लेकिन इस योजना में यह दोनों क्या है, समान हैं, यह समान असामान्य है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पे साथियों। आशा करता हूं कि यह अनुच्छेद आपको समझ में आ चुका होगा। तो मेरे मित्र, दूसरा जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 काफ़ी बड़ा अनुच्छेद है। यदि उसको पूरा पढ़ें तो 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5) और 15(6) है। लेकिन यूपीटीपीएससी पेट में उतना नहीं पूछेगा, 15 और 16 से कम पूछता है। इस समय क्वेश्चन जो है यह 15 और 16 से कम आ रहे हैं, तो हम उतना ही पढ़ेंगे जो हमारा यूपीटीपीएससी पेट निकल जाए। तो 15 में क्या है, देख अनुच्छेद 15 मेरे साथियों, अनुच्छेद 15 में क्या है, तो इसमें है सामाजिक समानता का प्रावधान। किसका प्रावधान है, सामाजिक समानता का प्रावधान। तो कोई पूछे कि सामाजिक समानता का प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो 15 में है, और यह केवल भारत के नागरिक को ही लागू है। यह विदेशियों पे लागू नहीं होता है। जो यह अधिकार है यह विदेशियों पे लागू नहीं होता है, यह केवल भारत के नागरिक पर ही लागू होता है। इसमें है क्या, तो कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, उसके लिंग के आधार पे, उसके मूल स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। इसी आर्टिकल में कहता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ होटल, दुकान, मनोरंजन स्थल, किसी सार्वजनिक प्लेस पे भेदभाव नहीं करेगा। तो यह जो आर्टिकल है 15, यह 15(6) तक जाता है, जिसमें 15(6) में कहा जाता है कि जो सामान्य वर्ग है अर्थात जनरल जो हैं, उनमें जो कमजोर वर्ग हैं अर्थात ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की बात किसमें कहा गया है, 15(6) में। लेकिन उतना ज़्यादा आपका पेट में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इसको कम पढ़ेंगे। दूसरा आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या है, अवसर की समानता। अवसर की समानता की बात करता है। अवसर की समानता, तो किसमें समानता, तो नौकरी में समानता की बात करता है। और यह भी केवल भारत के नागरिक को ही प्राप्त है, केवल भारतीय को ही प्राप्त है, यह विदेशी को यह अधिकार दिया नहीं गया है। अवसर की समानता की बात करता है। यह भी आर्टिकल 16 है वह 6 तक जाता है, मतलब 16(1), 16(2), 16(3) ऐसे करते 16(6) तक जाता है। इसी आर्टिकल में आपका आरक्षण का मुद्दा आता है। जैसे ओबीसी को जो 1979 में मंडल आयोग का जो गठन किया गया था, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, उसी आयोग के तहत वीपी सिंह ने 27% जो आरक्षण ओबीसी को दिया था, इसी आर्टिकल के तहत दिया था। और जो वर्तमान में ईडब्ल्यूएस को 10% का जो आरक्षण दिया गया है, वह भी इसी आर्टिकल के ही तहत दिया गया है। तो यह आर्टिकल काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसमें पदोन्नति से संबंधित आरक्षण, ज्येष्ठ जो आपका जो परिणामी ज्येष्ठता का नियम है उससे संबंधित आरक्षण, जो नौकरी में यदि पद खाली हो जाए तो क्या पद को अन्य आने वाले पद में क्या बढ़ाया जा सकता है, उससे संबंधित मुद्दा। तो 16 काफ़ी बड़ा अनुच्छेद पड़ जाता है, लेकिन यह आता कम है। एसएससी आपका जो टीपीएससी जो पेड का एग्जाम है उसमें आने का चांस यहाँ से थोड़ा सा कम बनता है, इसलिए इसको कम पढ़ेंगे। लेकिन जो दूसरा अनुच्छेद है अर्थात जो 17 हम पढ़ेंगे, यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 17, अनुच्छेद 17 में है क्या, देखते हैं। अनुच्छेद 17, इसमें है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत।
अर्थात छुआछूत का अंत की बात किस अनुच्छेद में करता है? अनुच्छेद 17 में करता है। लेकिन मेरे मित्र ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में अस्पृश्यता का परिभाषा नहीं दिया गया है। तो लिख लेते हैं, भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में अस्पृश्यता का कोई परिभाषा नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो यह एक दंडनीय अपराध है। यह नेक्स्ट पॉइंट बना लीजिएगा, यह दंडनीय अपराध है, मतलब इसमें सजा दिया जा सकता है। नेक्स्ट बात करता है, यह इस अनुच्छेद का कोई अपवाद नहीं है। मतलब बहुत सारे आर्टिकल आप मूल अधिकार में पढ़ेंगे, उस आर्टिकल में आप देखेंगे कि अपवाद लेकिन निकल जाता है, लेकिन अनुच्छेद 17 का कोई अपवाद नहीं है। इसका लेकिन परंतु बट नहीं होता है। तो देखिएगा, कहता है अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत, लेकिन दूसरे ही लाइन में कहता है भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में अस्पृश्यता का कोई परिभाषा नहीं दिया गया है। भाई तो कैसे आप कह सकते हो कि अस्पृश्यता क्या है, जब परिभाषा ही नहीं है कि छुआछूत का मतलब क्या? यदि आप कहें कि छुआछूत का मतलब क्या, मान लीजिए आप नहा नहीं रहे हैं और आपका दोस्त कह दे कि चलो भाग जाओ यहाँ से, मेरे रूम से निकल जाओ, तो क्या इसको अस्पृश्यता कहेंगे? क्योंकि वो तो आपको भगा रहा है, आप एक गंदा महक रहे हैं तो आपको भगा दे रहा है, तो इसको अस्पृश्यता तो नहीं कह सकते हैं। तो अस्पृश्यता क्या है, इसके लिए सरकार ने एक कानून बनाया, और जब भी मौलिक अधिकार संबंधित कानून बनाने का जिम्मा होता है तो कौन बनाता है? संसद बनाता है। तो संसद ने एक कानून बनाया, उस कानून का नाम था अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। तो लिख लेते हैं, संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया। लेकिन मेरे भाई यह जो कानून बना था इसका 1976 में नाम बदल दिया गया। तो अभी लिख लेते हैं, फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं। 1976 में इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। मतलब मेरे भाई मैं कहा हूं कि अस्पृश्यता का जब अनुच्छेद 17 बनाया गया था उसमें अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया था, बस यह लिखा गया था कि अस्पृश्यता का अंत होगा। लेकिन अस्पृश्यता में कैसे अंत होगा, क्या किसको अस्पृश्यता कहेंगे, यह बात नहीं लिखा गया था। इसलिए संसद ने एक कानून बनाया जिसका नाम क्या था, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। लेकिन इसका नाम
76 में बदल के क्या किया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। और इसमें कुछ 22 ऐसे कृत्यों को अस्पृश्यता के श्रेणी में रखा गया। 22 ऐसे कार्य को अस्पृश्यता के श्रेणी में रखा गया और यह कहा गया कि यह 22 कार्य को कोई व्यक्ति करता है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ तो यह अस्पृश्यता माना जाएगा। इस 22 कार्यों में से कुछ बता दे रहे हैं, जैसे कि जाति के आधार पर जाति सूचक शब्द का प्रयोग करना। जैसे बहुत आप लोग देखते होंगे कि जाति के आधार पे, जैसे जो टाइटल आपका होता है, जैसे यादव हो गया, कुशवाहा हो गया, राय हो गया, बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो भोजपुरी में या ऐसे हम लोग यदुआ यदुआ या ऐसे बहुत सारे शब्द बोलते हैं। जाति सूचक के आधार पर आप जाति के आधार पे जाति सूचक शब्द का प्रयोग करना, यह कहता है, यह भी अस्पृश्यता का माना जाता है। इसके अतिरिक्त किसी वाहन में बैठने या बैठाने से मना करना, यदि कोई आपको वाहन में, बस में बैठने से मना करता है या बैठाने से मना करता है तब भी यह अस्पृश्यता है। इसके अतिरिक्त यदि आप आटा चक्की पे जाते हैं और आपका कोई गेहूं पीसने से मना कर दिया तब भी यह अस्पृश्यता है। कोई इतिहास को देखते हुए आपको नीच भावना से दिखता है, यह भी अस्पृश्यता है। किसी आप तालाब में गए, नदी पे आप जा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं, वहाँ पे भी कोई आपको रोक रहा है, यह भी अस्पृश्यता है। तो यह 22 कार्यों में कुछ ऐसे कार्य बता रहे हैं, यह जो अस्पृश्यता है। यह जो आर्टिकल है मेरे भाई, यह सभी आपके वर्गों पे लागू नहीं होता है। यह जो अस्पृश्यता है सिर्फ पहले एससी पे लागू था, बाद में किसको शामिल किया गया, एसटी को भी शामिल किया गया। यह ओबीसी और जनरल पे लागू नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। यह किस पे लागू होता है, एससी पे लागू होता है, बाद में एसटी को भी इसमें जोड़ा गया। तो किस कानून के तहत इसे जोड़ा गया, तो एक कानून बनाया गया था जिसका नाम था एससी एसटी अत्याचार एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। और इसी को कहाँ पे, गांव में लोग क्या बोल देते हैं, हरिजन एक्ट बोलते हैं। इसी को गांव में क्या बोलते हैं, हरिजन एक्ट। लेकिन भारतीय संविधान में कहीं भी हरिजन एक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है, मतलब हरिजन एक्ट नाम का प्रयोग नहीं किया गया है। यह गांव के लोग या कुछ लोग यह वर्ड का प्रयोग करके इसको प्रचलित किए हैं, लेकिन इसका जो सही कानून है जिसका नाम है वह क्या है, एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। तो यह जो आर्टिकल है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वह है आपका 18, अनुच्छेद 18। और अनुच्छेद 18 क्या है, उपाधियों का अंत की बात करता है। तो लिख लेते हैं अनुच्छेद 18, और इसमें क्या है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत इसमें कहता है उपाधियों का अंत, मतलब किसी भी व्यक्ति को उपाधि नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस आर्टिकल में भी 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। पहले लेटर लिखते हैं फिर समझने का प्रयास करते हैं, तो लिखते भी जाएंगे और हम समझते भी जाएंगे। तो पहले हमारा क्या हो जाएगा, 18(1), और इसमें क्या कहता है, भारत में केवल दो ही क्षेत्रों में उपाधि दिया जाएगा। वह कौन कौन से ऐसे 2 क्षेत्र हैं, तो पहला है सैन्य और दूसरा है आपका शिक्षा व्यवस्था। जो शिक्षा है, जैसे आप पीएचडी कर लिए तो आपको एक डॉक्टर की क्या होती है, उपाधि मिलता है। दूसरा आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 18(2),
इसमें कहता है कि भारतीय नागरिक 18(2) में क्या है, भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। तो लिखते हैं भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। यह किस आर्टिकल में कहता है, तो आपका 18(2) भारत का नागरिक किसी भी राज्य से, किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। 18(3) में क्या है, भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी राज्य से उपाधि ले सकता है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो विदेशी है और भारत में लाभ का पद है तो किसी विदेशी राज्य से उपाधि ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के अनुमति से। तो लिख लेते हैं, फिर भी इसको दोबारा हम समझेंगे, लेकिन पहले इसको लिख लेते हैं कि यह कहना क्या चाहता है, किस आर्टिकल में क्या क्या बातें हैं। तो क्या है इसमें, भारत में लाभ का पद धारण करने वाला, भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी राज्य से उपाधि ले सकता है, उपाधि ले सकता है, परंतु राष्ट्रपति के अनुमति से। मतलब कोई भारत में लाभ के पद पे है तो वह किसी दूसरे विदेशी राज्य से उपाधि ले सकता है, लेकिन वह किसके अनुमति से, राष्ट्रपति के अनुमति से। अब आते हैं आपका आर्टिकल 18(4). इसमें क्या है, 18(4) में यह लास्ट आर्टिकल है इसका। इसमें कहता है भारतीय नागरिक हो या भारत में लाभ के पद को धारण करने वाला विदेशी किसी विदेशी राज्य से पद ले सकता है, लाभ ले सकता है, उपहार ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के अनुमति से। तो लिख लेते हैं, भारत के नागरिक या भारतीय नागरिक या भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी राज्य से पद, लाभ, उपहार ले सकता है, परंतु राष्ट्रपति के अनुमति से। ये देखिए, यह आर्टिकल आपका 18 का पूरा जो 18
18(1), 18(2), 18(3), 18(4), यह पूरा आर्टिकल हम लोग इसके जो लेटर है उसको देख लिए। अब आइए एक एक लेटर पे हम लोग चर्चा करते हैं कि यह कहना क्या चाहता है। जैसे पहले में है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब उपाधि नहीं दिया जाएगा। 18(1) में कहता है कि भारत में केवल 2 ही क्षेत्रों में उपाधि दिया जाएगा, एक है सैन्य और दूसरा है शिक्षा व्यवस्था। तो पहले इस आर्टिकल को समझने से पहले हमको उपाधि समझना है कि उपाधि होता है क्या। तो मेरे भाई उपाधि का परिभाषा किसी भी आर्टिकल में नहीं दिया गया है, यह ध्यान रखिएगा। लेकिन उपाधि का परिभाषा हम ही लोगों ने बनाया है। और क्या बनाया है तो देखिएगा, उपाधि से तात्पर्य ऐसे पदवी से है, ऐसे पदवी से है जिसका प्रयोग कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे व पीछे जब करता है तो कुछ उसे विशेषाधिकार प्राप्त होता है। इसको क्या कहते हैं? उपाधि। एक बार और सुन लीजिएगा, उपाधि से तात्पर्य ऐसे पदवी से है जिसका प्रयोग व्यक्ति नाम के आगे व पीछे करता है जिससे उसे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? उपाधि कहते हैं। जैसे यदि शिक्षा व्यवस्था में हम पीएचडी करें तो कौन सी उपाधि मिल जाएगी? डॉक्टर की मिल जाती है। सैन्य व्यवस्था में भी कई सारे सरकार हमें क्या करती है? उपाधि देती है। जैसे कि हमें परमवीर चक्र देती है, परम वीर चक्र देती है, वीर चक्र देती है। तो आप सुनेंगे कि एक गाजीपुर के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको कौन सा उपाधि दिया गया था? परमवीर चक्र का। उनका नाम क्या है? अब्दुल हमीद जी। तो परमवीर अब्दुल हमीद कहते हैं। तो क्या मैं अभी बोला हूं ना मेरे भाई कि अपने नाम व अपने नाम के पीछे, अपने नाम के आगे, अपने नाम के पीछे ऐसी उपाधियों का प्रयोग कर सकते हैं, अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। सैन्य और शिक्षा को छोड़ के अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो हम सीधे क्या बोलते हैं? परमवीर अब्दुल हमीद जी बोलते हैं। ऐसे उपाधि अपने नाम के आगे और नाम के पीछे किया जा सकता है। दूसरा यदि हम बात करें, भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। मतलब भारत के नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त भारत में देखिए 18(3) में क्या है? भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी राज्य से उपाधि ले सकता है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत में लाभ का पद धारण किया है, वह कौन है? विदेशी है। तो किसी विदेशी राज्य से उपाधि ले सकता है, परंतु राष्ट्रपति के अनुमति से। इसका उदाहरण यदि देखेंगे तो मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो बुलेट ट्रेन बनवाने के लिए इंजीनियर आया, मान लीजिए जापान से कोई इंजीनियर आया और बुलेट ट्रेन बनाने के लिए। तो बुलेट ट्रेन बनाने के लिए आया तो वह भी लाभ के पद पे है। तो यदि जापान की सरकार उस व्यक्ति को कोई उपाधि देता है तो हमें क्या एतराज है? हाँ, बस यह है बशर्ते कि राष्ट्रपति की अनुमति हमारे चाहिए। जापान की सरकार उस इंजीनियर को कोई उपाधि दे रही तो दे, वह हमारे यहाँ के बेचारा आके काम कर रहा है तो काम करे। इसी प्रकार यदि आप देखें तो एक गोरखा रेजिमेंट है, और गोरखा रेजिमेंट सर्वाधिक जो भारत और चीन की सीमा है उस पे तैनात रहती है। और जो गोरखा रेजिमेंट है यह सभी कहाँ के नागरिक हैं? आपके नेपाल के नागरिक हैं। तो नेपाल के जो बच्चे होते हैं, जो मेरे भाई हैं, वह गोरखा रेजिमेंट में शामिल होते हैं। और अगर नेपाल सरकार उनको कोई उपाधि दे रही है तो इसमें ऐतराज क्या है? बस बशर्ते यह है कि राष्ट्रपति की अनुमति होना जरूरी है। तो एक बार पूछा जाता है कि क्या हम अपने बच्चों को जितनी बहादुरी का कार्य कर रहे हैं क्या इनको उपाधि दे सकते हैं? तो सरकार कहती है दे दीजिए। तो बस एक इनकी अनुमति पत्र की जरूरत होती है, वह उपाधि दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आपका 18(4) में कह रहा है कि भारतीय नागरिक या भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी किसी विदेशी राज्य से क्या कर सकता है? पद ले सकता है, लाभ ले सकता है, उपहार ले सकता है, लेकिन किसके अनुमति से? राष्ट्रपति के अनुमति से। मेरे मित्र, इसमें एक और विवाद आता है जिसको कहते हैं भारत रत्न और पद्म सम्मान का विवाद। और यह जो भारत रत्न और पद्म सम्मान का विवाद है, इसकी शुरुआत 1954 से आपका स्टार्ट हुआ। तो हम हेडिंग डालते हैं भारत
भारत रत्न और पद्म सम्मान, पद्म सम्मान विवाद, विवाद। तो मेरे मित्र, इसको यदि आप देखेंगे तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है, तो कहेंगे कि भारत रत्न है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन है, भारत रत्न। और पद्म, पद्म जो सम्मान है इसमें 3 दिया जाता है। आपका पद्म भूषण दिया जाता है, आपका पद्म भूषण दिया जाता है, पद्म विभूषण दिया जाता है, विभूषण, और एक और आपका सम्मान दिया जाता है जिसका नाम है पद्म श्री। क्या दिया जाता है, पद्म श्री दिया जाता है। तो मेरे मित्र, जो इसकी शुरुआत हुआ था यह आपका शुरुआत देखते हैं, इसकी जो शुरुआत हुआ था यह 1954 से हुआ था। कब हुआ था, 1954 में हुआ था। और इसको शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, पंडित नेहरू जी। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपका इसकी शुरुआत किए थे, ठीक है। और यह अगर मैं कहूं कि भारत रत्न हो या पद्म भूषण हो या पद्म विभूषण हो या पद्म श्री हो, यह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो मेरे मित्र यह 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला कला, दूसरा साहित्य, दूसरा है आपका साहित्य, और तीसरा है आपका समाज सेवा। क्या है आपका, समाज सेवा, और चौथा है आपका विज्ञान। तो आप देखते हैं कि यही 4 जो आपका क्षेत्र है इसके तहत 12 सदस्य राज्यसभा में भी मनोनीत होते हैं, और यही 4 क्षेत्र के तहत भारत रत्न भी दिया जाता है और पद्म सम्मान आप भी दिया जाता है। तो यह विवाद क्यों है, इसका क्या विवाद है, तो लोग सम्मान, मतलब एक सम्मान और टाइटल में विवाद हो गया था, और इसका विरोध करने वाले पहले व्यक्ति का नाम था जेपी कृपलानी, जेपी कृपलानी। तो इसकी जो शुरुआत हुआ था 1954 में हुआ था, और शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, पंडित नेहरू। लेकिन इसका विवाद कैसे है, कब कब इसको दिया गया, कब कब इसको बंद हुआ, थोड़ा सा उसको भी देखते हैं। तो मेरे मित्र, सर्वप्रथम इसको 1977 में जनता पार्टी ने बंद कर दिया। जनता पार्टी, गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी जनता पार्टी, उस समय इसे क्या कर दिया, बंद कर दिया। दोबारा आपका 1990, 1980 में इंदिरा गांधी जी की सरकार बनती है, इंदिरा गांधी जी की सरकार बनती है, और उन्होंने इसे दोबारा शुरू कर दिया, दोबारा शुरू कर दिया। फिर यह 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। मतलब पद्म सम्मान या आपका जो पद्म सम्मान या भारत रत्न पे आपका 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इसको रोक दिया। तो विवाद का घड़ी क्या रहा, 1977 में जनता पार्टी बंद कर दिया, 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा शुरू की, 1992 में आपका सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा रोक दिया। तो एक इसमें केस आता है जिसका नाम है आपका बालाजी राघवन केस। ये मिटा दे रहे हैं क्योंकि वह केस को समझते हैं। बालाजी राघवन जो केस आया था वह 1996 में आया था। तो केस का नाम लिख लीजिएगा, राघवन केस, राघवन केस। और यह जो केस आया था मेरे साथियों, यह कब आया था, 1996। मेरे मित्र, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने उपाधि और सम्मान को अलग किया। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने उपाधि और सम्मान को अलग किया, और उपाधि को अनुच्छेद 18 के तहत असंवैधानिक घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। असंवैधानिक घोषित कर दिया। जबकि
जो आपका सम्मान है यह संवैधानिक रहा। यह अनुच्छेद आपका 18 के तहत क्या है? संवैधानिक है। यह है आपका संवैधानिक। लेकिन इसमें पाबंदी यह है कि सम्मान न ही नाम के आगे व पीछे प्रयोग किया जाएगा। तो आज जो है उपाधि अनुच्छेद 18 के तहत असंवैधानिक है, जबकि सम्मान क्या है? संवैधानिक है। तो हमने समता का अधिकार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको पढ़ चुके हैं। साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।